दोस्तों, कहानियों के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुधीर और सुमन का विवाह हुआ, उनके घर खुशियों का आगमन हुआ। सुशीला देवी, सुधीर की माताजी, अपने इकलौते बेटे के विवाह से बेहद खुश थीं। सुधीर के अलावा सुशीला देवी की अन्य कोई संतान नहीं थी। सुधीर के पिता का कुछ वर्ष पूर्व ही देहांत हुआ था। सुधीर प्राइवेट जॉब करता था, उसका वेतन भी बहुत ज़्यादा नहीं था। हाँ, बस गुजर बसर चल जाती थी। सुमन भी साधारण से घर परिवार से ही थी। उसे अपने घर में ही कम वेतन में गुजर बसर करना आता था, इसलिए उसको भी कम वेतन से कोई परेशानी नहीं थी। वो वैसे भी बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं थी। उन तीनों की ज़िंदगी बहुत अच्छे से बीत रही थी। उनकी शादी को 3 साल बीत गए थे। सुशीला देवी उन दोनों से अक्सर बच्चे के लिए कहती रहती थी, किंतु सुमन और सुधीर भी इसी बात से चिंतित थे। उन्होंने एक बार डॉक्टर को भी दिखाया था, तो उन्होंने दोनों की जाँच की थी। जाँच में पता चला कि सुधीर में ही कुछ कमी है, जिस वजह से वह निसंतान है, लेकिन ये बात वो माँ को नहीं बताना चाहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, सुशीला देवी सुमन को बात बात पर भला बुरा कहने लगी। दादी बनने की चाह में उनको अंधा बना दिया। यह बात सुधीर को भी अच्छी नहीं लगती थी। सुधीर माँ को सब बता देना चाहता था, लेकिन सुमन ने उसको अपनी कसम देकर ऐसा करने से रोक रखा था। वो किसी बच्चे को गोद भी नहीं ले सकते थे, क्योंकि ऐसा करने से माँ को इसकी वजह बतानी पड़ती, और उनको तो अपना खून ही चाहिए था। वो इस बात के लिए वैसे भी कभी राजी नहीं होती। IVF पद्धति से कुछ हो सकता था, लेकिन उसमें काफ़ी पैसा लगता और पूरी गारंटी भी नहीं थी कि संतान हो भी जाए। एक दिन सुधीर और सुमन साथ में घूमने बाहर गए। वहाँ उनकी मुलाकात सुमन के पुराने मित्र हेमंत से हुई। हेमंत और सुमन साथ ही पढ़े थे। दोनों ने एक ही डिग्री कॉलेज से साथ में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। हेमंत भी अपनी पत्नी अंजलि और 2 वर्ष के बेटे आर्यन के साथ वहाँ आया था। हेमंत के विवाह को भी 3 वर्ष ही हुए थे, मतलब कि दोनों का विवाह एक ही महीने में आसपास की तारीखों में हुआ था। इसी कारण दोनों एक दूसरे के विवाह में नहीं आ सके थे। दोनों एक दूसरे से मिलकर काफ़ी खुश भी थे। कॉलेज में दोनों को साथ देखकर बाकी सब दोस्त उन दोनों की चर्चा करते रहते थे। ऐसा होना भी था, क्योंकि हेमंत मन ही मन सुमन से प्रेम करता था, लेकिन सुमन हेमंत को सिर्फ एक अच्छा दोस्त ही मानती थी। यह बात हेमंत को भी अच्छे से पता थी, और इसी कारण उसने सुमन से कभी अपना प्रेम व्यक्त नहीं किया था। लेकिन सुमन हेमंत के मन की इस भावना को समझती थी। आखिर वो एक स्त्री है और पुरुषों के हाव भाव को समझती थी, पर फिर भी वो उसकी भावनाओं की कद्र करती थी, लेकिन प्रेम नहीं करती थी। आज इतने वर्षों के पश्चात सुमन को देखकर हेमंत पुराने ख्यालों में कहीं खो सा गया था। सुमन ने कहा, हेमंत, इनसे मिलो, ये मेरे पति सुधीर हैं। तुम कैसे हो? कहाँ खो गए? अपनी पत्नी से हमारा परिचय नहीं कराओगे? इतना सुनते ही हेमंत जैसे नींद से जागा। बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, इनसे मिलो। यह मेरी पत्नी अंजलि है, और ये है मेरा नन्हा मुन्ना बेटा आर्यन। सुमन को आर्यन से मिलकर बहुत अच्छा लगा, और उसका भी मातृत्व जैसे जाग गया। हेमंत से अंजलि ने पूछा कि सुमन भी हमारी शादी में आई थी क्या? तब हेमंत ने बताया कि हमारी शादी की तारीख आस पास ही थी, इस वजह से हम एक दूसरे की शादी में नहीं आ सके। अंजलि ने सुमन से पूछा, तुम अपने बच्चे को साथ नहीं लाई? अंजलि की इस बात ने मानो सुमन के जख्मों को कुरेद दिया था, लेकिन सुधीर ने इस बात को संभाल लिया और सुमन की जगह जवाब देते हुए कहा कि हमारे अभी बच्चे नहीं हैं। फिर उन्होंने एक दूसरे के फ़ोन नंबर ले लिए और एक दूसरे को घर आने का न्योता देकर अपने अपने घर को वापस चल दिए। सुधीर और सुमन घर पहुंचे तो माँ ने नाराजगी भरे लहजे में उनसे कहा, घूम आए दोनों, घर के काम के लिए तो नौकरानी है ही घर में। सुधीर कुछ कहना चाहता था, पर सुमन ने रोक दिया। सुमन आते ही घर के कामकाज में जुट गई। सुधीर सुमन के पास आकर बोला, माँ भी बिना बात के ही तुम्हें डांटती रहती हैं। तुम तो घर का काम करके ही गई थी, और वैसे भी तुम कहीं जाती कहाँ हो? हम बहुत दिनों में ही कहीं गए थे। सुमन ने कहा, माँ जी को मुझसे बस एक ही शिकायत है, जब वो दूर हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। एक दिन सुमन शाम के समय बाजार गई थी। वही रास्ते में उसको हेमंत ने देखा। वो अपनी कार में था और अपने ऑफिस से आ रहा था। उसने सुमन को आवाज़ लगाई। सुमन ने उसकी ओर देखा। हेमंत अपनी कार से उतरकर सुमन की ओर आने लगा तो सुमन ने रुकने का इशारा किया और खुद ही उसके पास आ गई। सुमन बोली, हेमंत, यहाँ कैसे और कहाँ से आ रहे हो? हेमंत ने बोला, मेरा ऑफिस इसी तरफ शिफ्ट हो गया है। तुम बताओ, तुम कैसी हो? उस दिन के बाद तो तुमने बात भी नहीं करी। बस यहाँ घर का कुछ सामान लेने आई थी। सुमन बोली, आओ बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। लेकिन सुमन ने मना कर दिया। कहा कि घर पास ही है मेरा, अपने आप चली जाऊँगी।
दूंगी मैं। लेकिन उसके मना करने पर हेमंत बोलने लगता है, अपने घर की चाय का खर्चा बचा रही हो। अब सुमन के पास कोई जवाब नहीं था, सो उसको साथ लेकर जाना पड़ा। हेमंत को घर का रास्ता तो उसने समझा दिया था, लेकिन मन ही मन सोच रही थी कि सुधीर ऑफिस से आया होगा कि नहीं। अगर नहीं आया होगा तो पता नहीं माँ जी क्या सोचेंगी और कैसे उन्हें समझाएंगी। बस इस सोच में अचानक हेमंत ने पूछा कि कौन सा घर है तुम्हारा। तब सुमन ने इशारे से उसे अपना घर दिखाया और घर के पास रुकने को कह दिया। घर पहुंचे तो दरवाज़ा सुधीर ने ही खोला। वो भी ऑफिस से घर अभी ही आया था। सुधीर को देखकर सुमन की जान में जान आई। हेमंत को देखकर सुधीर ने उसका अभिवादन किया और सुमन से पूछा, ये तुम्हें कहाँ मिल गए? सुमन बोली, पहले अंदर तो आने दो, हेमंत को फिर आराम से पूछते रहना। हेमंत अंदर आकर बैठ गया और सुमन रसोई घर में चली गई। सुशीला देवी ने सुमन से पूछा, ये किसे साथ पकड़ के ले आई? उनकी बात सुनकर सुमन बोली, ये मेरे कॉलेज के मित्र हैं, बस रास्ते में ही मिल गए और मुझे घर छोड़ने के लिए यहाँ आ गए। बहू की बात सुनकर वो बोली, अब हमारे घर की बहू हो तो ये मर्दों से दोस्ती की कहानियाँ यहाँ नहीं चलेंगी। पराए मर्दों से कोई दोस्ती नहीं होती, समझी? एक औलाद दे नहीं सकी और चली है मर्दों से दोस्ती करने। ये सब आवाज़ें बाहर कमरे में भी आ रही थीं। तभी सुधीर वहाँ से चला आया और अपनी माँ को शांत कराया। कुछ देर के बाद हेमंत तो चाय पीकर वहाँ से चला गया था, लेकिन कुछ अनसुलझे सवाल भी साथ लेकर चला गया था। उसको लग रहा था कि सुमन के साथ कुछ ठीक नहीं है। हेमंत के जाने के बाद सुधीर की अपनी माँ से बहस हो गई। उसने सुशीला देवी से कहा कि किसी मेहमान के आने पर तो शांत रहा करो, ऐसा अच्छा तो नहीं लगता। सुशीला देवी भी सुधीर पर भड़क गई और बोली, जब देखो बहू की तरफदारी करता रहता है, एक बच्चा तो दे नहीं पाई, सर पे और बिठा के रख लिया है इसे। न जाने कौन सी मनहूस घड़ी थी जो ये हमारे पल्ले पड़ गई। इससे अच्छा तो यह है इसको तलाक देकर दूसरा विवाह कर ले। इतना कहकर सुशीला देवी गुस्से में अपने कमरे में चली गई। इधर अपने कमरे में रोते रोते दोनों माँ बेटे के बहस सुमन भी सुन रही थी, लेकिन अपने संस्कार वश कुछ नहीं कह सकी। फिर सुधीर भी सुमन के पास आकर उसको समझने और चुप कराने में लग गया। इधर हेमंत भी कुछ परेशान सा चेहरा लिए अपने घर आ पहुंचा। हेमंत को देखकर अंजलि बोली, क्या हुआ, कैसे मुंह लटका रखा है? फिर हेमंत ने अंजलि को सारी घटना बता दी। उसकी बात सुनकर अंजलि बोली, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये तो उनके घर का मामला है। लेकिन अंजलि की बातों से हेमंत को चैन कहाँ मिलने वाला था। उसने अगले दिन ही सुमन के पास फ़ोन करके उसका हाल चाल पूछा। सुमन ने उससे कहा, सब ठीक है। तो हेमंत बोला, लेकिन कल तो सब ठीक नहीं लग रहा था। इतना सुनकर सुमन ने कल के लिए हेमंत से माफ़ी मांगी। हेमंत ने उससे कहा, मुझसे मिलकर सारी बात बताओ कि परेशानी क्या है। माँ जी इतना गुस्सा क्यों कर रही थी तुम पर? सुमन ने कहा, तुम परेशान ना हो, छोटी सी बात है, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हेमंत नहीं माना और कहा कि मैं कल तुम्हारे घर आकर बात करता हूँ। इतना सुना था कि सुमन बोली, तुम घर रहने दो, हम बाहर ही मिलेंगे। अगले दिन दोनों कॉफ़ी शॉप में मिले तो सुमन ने हेमंत को अपनी सासू माँ के गुस्से और चिड़चिड़ापन का कारण बता दिया, साथ ही टेस्ट और रिपोर्ट की बात भी बता दी। सब सुनने के बाद हेमंत ने कहा कि इसी के स्पेशलिस्ट मेरे एक डॉक्टर मित्र हैं, तुम वो रिपोर्ट की कॉपी मुझे मेल पर भेज देना, मैं उनको दिखा दूंगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो तुम दोनों को भी बुला लूँगा। तुम्हारी परेशानी का कुछ ना कुछ हल निकालने का प्रयास करता हूँ। फिर दोनों वापस घर चले गए। सुमन घर वापस आ गई। शाम को सुधीर के आने के बाद उसने हेमंत से मुलाकात की, उसे बात बताई और रिपोर्ट भेजने के विषय में उससे राय मांगी। सुधीर ने कहा कि पहले भी हम जिन डॉक्टरों को दिखा चुके हैं उन्होंने कहा है कि हमारे बच्चे की संभावना IVF के द्वारा ही संभव है, लेकिन इसके लिए हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। फिर इस सबसे क्या फ़ायदा है? फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए एक और डॉक्टर को दिखा लेते हैं। सुधीर के लिए भले ही यह कोई बड़ी बात ना हो, लेकिन सुमन को तो सुशीला देवी के कटाक्षों का सामना करना पड़ता था, इसलिए सुमन ने अगले दिन सब जाँच रिपोर्ट हेमंत को भेज दी। हेमंत ने अपने डॉक्टर मित्र को सब रिपोर्ट दिखाई। उन्हें देखने के बाद उसने भी वही बात कही जो बाकी सब डॉक्टर कह रहे थे कि IVF ही इसका इलाज है। लेकिन सुमन ने पहले ही हेमंत से अपने हालात बयां कर रखे थे, इसलिए उसने डॉक्टर से कोई और रास्ता बताने का आग्रह किया। डॉक्टर ने कुछ सोचकर कहा कि एक उपाय हो सकता है, लेकिन इसका मेडिकल साइंस से कोई वास्ता नहीं है। हेमंत कुछ उत्साहित होकर पूछता है, वो क्या है? डॉक्टर बताता है कि मेरे पास लगभग 1 वर्ष पूर्व एक दंपत्ति आए थे, उनका केस भी इसी के जैसा था। वे भी IVF नहीं करा सकते थे, सो वो चले गए। लेकिन अभी कुछ दिन पूर्व मैं अपने एक परिचित डॉक्टर के क्लिनिक गया था। वहाँ मुझे देखकर एक व्यक्ति ने अभिवादन किया। वो वही थे। मैंने उनसे पूछा कि तुम यहाँ कैसे? तो उसने मुझे बताया कि वो अपनी गर्भ
गर्भवती पत्नी की जांच कराने आए हैं। मैंने उनसे पूछा कि पैसों का इंतज़ाम हो गया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी वैद्य से देसी इलाज कराया है। अब उन्होंने क्या इलाज कराया है वो मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी और सुधीर की बीमारी एक ही थी। उनमें शुक्राणुओं की गिनती काफ़ी कम थी। मेडिकल साइंस में उनको बढ़ाया नहीं जा सकता था, लेकिन जो देसी दवा उन्होंने ली हो शायद उसने उन्हें बढ़ा दिया हो, जिससे ये सब संभव हो सका। मैं उस क्लिनिक से उनका पता लेकर तुम्हें दे दूंगा, तुम उनको मिलवा देना। यह बात हेमंत ने सुमा को बताई। सुमंत ने कहा वो सुधीर से इस बारे में बात करेगी, लेकिन सुधीर इन सब वैद्य हकीमों पर विश्वास नहीं करता है। फिर भी सुमन ने सुधीर को सब बात बताई, लेकिन जैसा सुमन ने कहा था वैसा ही हुआ। सुधीर ने साफ साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि मेरे पिताजी का देहांत भी इन्हीं वैद्य और हकीमों के चक्कर में हुआ था। उनकी थोड़ी तबीयत बिगड़ी थी और वो अपना इलाज डॉक्टर से न कराकर वैद्य और हकीमों से कराते रहे, जिससे उनकी जान चली गई। ये सब अपना पैसा बनाने के चक्कर में इंसान की जान से खिलवाड़ करते हैं। मैं इस बात के लिए बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दूंगा। सुमन ने हेमंत को सुधीर का फैसला बता दिया। कहा तुम अब मेरी चिंता करना छोड़ दो, जो मेरी किस्मत में लिखा है वही होगा। हेमंत ने सुमन की बात तो सुन ली, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। उसने डॉक्टर से उनका पता लिया और उनसे जाकर मिला। उन्होंने बताया कि उनके एक रिश्तेदार के गांव में कोई वैद्य है जो दवा देता है, चाहे पुरुष में कमी हो या स्त्री में, वो रिपोर्ट देखकर उसके अनुरूप ही दवा देता है। हेमंत के पास रिपोर्ट तो थी ही, वो एक दिन उसको साथ लेकर अपनी गाड़ी से ही उस वैद्य के पास चला गया। उस वैद्य ने हेमंत को दवा का चूर्ण दिया था, जो सुधीर को 3 महीने तक सुबह शाम देना था। अब दवा तो वो ले आया, सो उसने सुमन को मिलने के लिए बुलाया। पिछली घटना के बाद से सुमन के घर जाने से वो कतराता था। जब सुमन आई तो उसको दवा देते हुए कहा कि सुधीर को दवा देने का काम तुम्हारा है, तुम उसको यह दवा सुबह शाम खाने में ही डालकर दे देना। सब कुछ ठीक रहा तो तुम उसको बता देना कि तुमने वो वैद्य वाली दवा उसको दी है। अगर दवा का असर नहीं होता है तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है तुमको। सुमन को ये सब ठीक नहीं लग रहा था। वो असमंजस में पड़ गई थी। एक तो सुधीर को बिना बताए दवा देना, दूसरी ओर सुशीला देवी के ताने। वो इस कशमकश से निकल नहीं पा रही थी। यदि दवा का असर हो भी जाता है तो सुधीर को कैसे समझाना होगा ये भी नहीं मालूम था। लेकिन सुशीला देवी के दिन ब दिन बढ़ते हुए कटु वचनों की वजह से सुमन ने सुधीर को खाने में दवा मिलाकर देना शुरू कर दिया। लेकिन यह सब सुधीर के अलावा सुशीला देवी से भी छुपाना पड़ता था। इसी तरह दिन बीतने लगे। हेमंत भी सुमन से फ़ोन पे हाल चाल पूछता रहता था। इन सब बातों को 7 महीने बीत चुके थे। एक दिन अचानक सुमन चक्कर खाकर गिर पड़ी। सुधीर डॉक्टर को दिखाने ले गया। डॉक्टर ने उनको बधाई दी कि सुमन माँ बनने वाली है। सुमन तो इस बात से खुश हुई, लेकिन सुधीर सोच में पड़ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो सुमन के चरित्र पर शक करने लगा। सुधीर के चेहरे के हाव भाव देखकर सुमन ने उसको सारी बात बताई। सुधीर ने उस समय तो उसकी बात मान ली, लेकिन उसके मन में शक का बीज पड़ चुका था। घर आकर उन्होंने माँ को खुशखबरी सुनाई। सुशीला देवी यह खुशखबरी सुनकर खुशी से झूम उठी। सुमन ने हेमंत को फ़ोन करके उसके किए गए प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन सुधीर अब हेमंत को दिए जाने वाले धन्यवाद को अलग ही नज़रिए से देख रहा था। वो अब उनकी दोस्ती पर शक करने लगा था। जहाँ सुशीला देवी का व्यवहार सुमन के प्रति मधुर होने लगा था, वहीं सुधीर का व्यवहार सुमन के प्रति बदलने लगा था। वो सुमन से अब पहले की तरह प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं करता था। बात बात पर सुमन से झगड़ा करने लग गया था। सुमन अब सास के तो करीब हो गई थी, लेकिन उतनी ही पति से भी दूर हो गई थी। सुमन ने एक पुत्री को जन्म दिया। उसकी सास बच्चे के जन्म से बहुत ही खुश थी, लेकिन सुधीर के मन में पल रहा शक उसकी खुशियों पर हावी हो चुका था। वो अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं था, यहाँ तक कि वो अपनी पुत्री को भी देखने नहीं आया। सुशीला देवी अब सुमन को अपनी पलकों पर बिठा कर रखती थी, लेकिन सुमन अब सुधीर को फूटी आंख भी नहीं सुहाती थी। रोज रात सुधीर नशे में धुत घर आता था और सुमन से झगड़ा करता था। सुशीला देवी भी सुधीर के इस बदले हुए व्यवहार से हैरान थी, क्योंकि जो लड़का अपनी पत्नी के प्रति अनुचित व्यवहार करने पर अपनी ही माँ से लड़ बैठता था, वो अब रोज़ नशे में अपनी पत्नी से झगड़ा करता था। एक रात सुधीर फिर नशे में आया और हमेशा की तरह दोनों पति पत्नी में झगड़ा होने लगा, लेकिन अब उसने अपने मन में पल रहे सारे शक पूर्णतया जाहिर कर दिए और हेमंत का नाम लेकर उस पर लांछन लगाने लगा। सुशीला देवी भी वहाँ आ गई। सुधीर को डांटते हुए बोली कि बहू से इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहा है और अपनी बेटी को भी देखकर खुश नहीं रहता। इतना सुनकर वो अपनी माँ से बोला कि जिस पोती को देखकर तुम खुश होती हो वो तुम्हारी है ही नहीं, वो तो उस कमीने हेमंत की है। इतना सुनते ही सुशीला देवी ने अपने बेटे को थप्पड़ जड़ दिया। माँ को सुमन की तरफदारी करता देख सुधीर ने माँ को अपनी जांच के विषय में बता दिया। वो बोला डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार वो तो बाप बन ही नहीं सकता और ये बच्चा हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। बेटे के मुँह से इतना सुनते ही सुशीला देवी ने अपनी बहू को प्रश्न भरी निगाहों से देखा। सुमन ने उनको सच्चाई बताने का प्रयास किया, लेकिन वो अब कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। सुशीला देवी को तो अपने बेटे की कही हुई बात का ही भरोसा था, क्योंकि उन्होंने सबूत के तौर पर अपनी जांच रिपोर्ट जो दिखाई थी
उसी समय सुमन को बच्चे समेत उन्होंने घर से निकाल दिया। सुधीर ने कहा कि वो कल ही उसको तलाक के कागज़ भिजवा देगा। अब किसी तरह सुमन अपने घर आ गई। उसके माँ बाप भी गरीब थे। सुमन ने उनको अपनी आपबीती बता दी। अगले दिन ही सुधीर ने अदालत में तलाक की अर्जी दे दी। हेमंत भी अगले दिन हालचाल पूछने के लिए सुमन को फ़ोन किया। हेमंत से बात करते करते सुमन रोने लगी। हेमंत को उसने अपना सारा दुख बयां कर दिया। हेमंत ने कहा, मैं सुधीर से जाकर बात करता हूँ और उसको समझाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन सुमन ने उसको मना कर दिया। कहा कि अब वो किसी की नहीं सुनेगा। सुमन के पास तलाक का नोटिस भी आ गया और तारीख पर सब वहाँ पहुँच भी गए। अदालत की कार्यवाही में हेमंत भी सुमन के साथ आया। उसको आया देखकर सुधीर को गुस्सा तो आया, लेकिन सबके सामने वो अपना गुस्सा पी गया और कुछ न कह सका। अदालत की कार्यवाही शुरू हुई तो सुधीर ने तरह तरह के लांछन सुमन पर लगाए और तलाक का कारण भी यही बताया कि यह बच्चा उसका नहीं है। जब सुमन से पूछा गया तो उसने देसी इलाज वाली सब बात बता दी, लेकिन अदालत में तो सबूत ही चलते हैं जो सुमन के पास नहीं थे, क्योंकि कानून तो मेडिकल साइंस की रिपोर्ट मानता है। इस पर सुमन के वकील ने कहा कि सबूत के लिए अदालत DNA टेस्ट करवा सकते हैं। इसके लिए तारीख दी गई। अब अगली तारीख में टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार ही फैसला होना था। टेस्ट कराकर उसकी रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी गई। तारीख के दिन अदालत में बताया गया कि DNA टेस्ट की रिपोर्ट के अनुसार बच्चा सुधीर का ही है। अब इस रिपोर्ट को देखकर सुधीर आत्मग्लानि से भर गया और अदालत से अपनी तलाक की अर्जी वापस लेने का अनुरोध करने लगा, लेकिन अब सुमन ने समझौता करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि एक बार शक की दरार रिश्ते में आ जाती है तो वो कभी नहीं भरती। उसने अदालत से तलाक लेने का आग्रह किया। इस तरह उनका तलाक हो गया। सुशीला देवी और सुधीर अपनी गलती पर शर्मिंदा थे। एक छोटे से शक के बीज ने उनकी खुशियों भरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। सुमन अब अपनी बेटी के साथ अपने घर पर ही रहने लगी। हेमंत ने सुमन की नौकरी लगवा दी ताकि वो अपनी और अपनी बेटी का जीवन यापन कर सके। सुधीर अब बीच बीच में अपनी बेटी से मिलने आ जाया करता था। कभी कभी अपनी माँ के पास भी ले जाया करता था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।